स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपको, 1 मिनट। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? जी मैम। ठीक है। देखो कुछ चीजें कल राजीव सर की मैंने क्लास ली थी, मैंने भी डाउट सेशन वाला जो था, तो उसमें काफी स्टूडेंट्स को डाउट था। एक तो पहला प्रीलिम्स को लेके डाउट था, ठीक है। तो प्रीलिम्स का आप लोग चिंता ना करें, अभी जैसा हम करवा रहे हैं, जो टारगेट्स दे रहे हैं, बस मैं इतना बोलूंगी कि आप लोगों को जो भी टारगेट दिया जा रहा है अभी प्रॉपर हम क्या करेंगे, या तो कल सॉरी परसों, यानी आज है आई थिंक 21 अगस्त है, कल 22 23, या तो 23 अगस्त को या फिर 25 अगस्त को मैं क्या करूंगी, पूरा 1 मंथ का शेड्यूल दे दूंगी कि पर्टिकुलर इस दिन अगर कोई, जैसे क्लास में वीक में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है तो क्लासेस इरेगुलर हो रही है, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि वीक में कम से कम 2 क्लासेस होंगी और अलग से 1 या 2 डाउट्स होंगे, या तो एक डाउट कभी राजीव सर लेंगे, कभी मैं ले लूंगी, और बाकी 2 क्लासेस तो परमानेंटली होंगी, वीक में 2 3 जब जैसी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसमें हम अलग से कुछ अच्छा सा कुछ फ्रूटफुल प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। हफ्ते में एक क्लास संडे वाली क्या होगी, वो किसी सिलेक्टेड अधिकारियों द्वारा होगी। तो प्रॉपर मैं शेड्यूल बना के 1 महीने का दे दूंगी। टाइमिंग सेम 9 PM ही होगी, क्योंकि अभी तक 9 बजे तक रात में सभी लोग फ्री हो जाते हैं ना, चाहे वो हाउस मेकर्स हो या फिर कोई अगर कोचिंग करके लेट आता है 7 बजे 8 बजे, तो प्रॉपर रेस्ट करने के बाद फ्रेश माइंड से 9 बजे की क्लास ले सकता है। कोई जॉब एस्पिरेंट है तो वो भी 9 बजे तक आराम से फ्री हो जाता है। तो हमारी टाइमिंग तो यही होने वाली है। बाकी का शेड्यूल में 23 को या फिर 25 अगस्त को दे दूंगी, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज है, अभी जो टेलीग्राम पे क्लासेस चल रही हैं, जैसे ही हमारा पूरा शेड्यूल आ जाएगा सामने, तब हम जूम पे शिफ्ट हो जाएंगे, या तो जूम पे, ठीक है, जूम मीटिंग, या फिर गूगल मीट पे, ठीक है। वहां पे हमारी क्लासेस और प्रोफेशनल हो जाएंगी, थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी हफ्ते भर में, ठीक है। तीसरी चीज, जो आप प्रीलिम्स के लिए बहुत परेशान है बच्चे, नो डाउट मुझे पता है कि प्रीलिम्स में मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितना अच्छे से मैं करवा पाती हूँ चीजों को कवर, देखो प्रीलिम्स का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो ओवर प्रेशराइज्ड होके पढ़ते हैं। जो लास्ट का 2 मंथ का जो माहौल होता है, या फिर लास्ट का जो 1 मंथ का माहौल होता है, लास्ट का 15 डेज का जो माहौल होता है, उसको कैसे हमेशा पॉजिटिविटी के साथ उस माहौल को बरकरार रखा जाए, हमारी पढ़ाई होती जाए। तो मुझे लगता है मुझसे अच्छा कोई संभाल नहीं सकता आप सभी को। जिन्होंने प्रीलिम्स का मेंटोरशिप लिया था उसको, उनको अच्छे से पता है। इस बार हम प्रीलिम्स में अलग से क्या कार्य करने वाले हैं, कुछ फैक्चुअल नोट्स प्रोवाइड करेंगे। या तो हम नोट्स फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में बना के दे देंगे, या तो हम सीधे उसी नोट्स को अलग से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगी, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक जनगणना, कुछ जनजाति व्यक्तित्व, जहां जहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं अलग से बताऊंगी, वो प्रीलिम्स का मैं खुद पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये अलग से प्रीलिम्स का भी होने वाला है। टेस्ट वगैरह प्रीलिम्स के अभी से होंगे, ठीक है। जैसे मैंने की पॉलिटी प्री, 1 मिनट, जो प्री प्लस मेंस का मैं टारगेट दे रही हूँ, अभी पॉलिटी चल रहा है। जैसे ही पॉलिटी की फर्स्ट यूनिट, कोर पॉलिटी का जो फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगा, तभी मैं क्या करूंगी, या तो 30 क्वेश्चन का, या तो 25 क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चंस बना के एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दूंगी टेस्ट। तो आप टेस्ट लगा लो, तो उससे आपका मेंस का तो कवर होगा ही, कंसेप्ट कवर होंगे ही, साथ में आपके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी कवर होंगे। कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी आपके वहां से टेस्ट से कवर हो जाएंगे। आप ये भी समझ जाओगे कि ठीक है पॉलिटी में हम अभी कितने पानी में है, ठीक है। तो प्रीलिम्स की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो हम टारगेट प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंस को लेके भी चल रहे हैं, प्रीलिम्स को भी लेके चल रहे हैं। अब ना टारगेट ज्यादा है ना कम है, बस कछुए की चाल से हमको चलते रहना है, रुकना नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स की टेंशन अभी किसी को नहीं लेना है। जैसे ही हमारा कैलेंडर आएगा आएगा नोटिफिकेशन आएगा, तब हम प्रीलिम्स में थोड़ा सा और जोर अलग से प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसकी कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अब हम आज बात करने वाले हैं उद्यमिता का, मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका सिलेबस डिकोड करने वाले हैं। जो ओल्ड मेंटोरशिप के होंगे मेंस वाले, उनके लिए मे भी ये रिपीट, मतलब रिपीटेशन हो जाएगा, दोबारा से हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, पढ़ाई कभी नुकसानदायक नहीं होती है। तो वापस से आप देख लो, कुछ शायद कुछ नया भी सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो उसके पहले पेपर 4 के बारे में मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगी आप लोगों से। इस बार, 1 मिनट, पेपर 4 का बहुत बड़ा वेटेज हो गया है। पेपर 4 में ड्रेस्टिक चेंज आया है। अगर हम मार्किंग की बात करें, तो पेपर 1 में भी पहले भी पूरा दोनों पार्ट मिला के 300 होता था, पेपर 2 में भी 300 होता था, ठीक है। पेपर 3 में भी 300 का होता था टोटल।
लेकिन पेपर 4 में पहले जो प्योर एथिक्स होती थी उसमें लगभग 5 यूनिट होती थी, 4 कोर यूनिट और एक एथिक्स सॉरी केस स्टडी का होता था। तो ये 200 नंबर की होती थी। अभी क्या हो गया है कि अभी दो पार्ट हो गए हैं, एक एथिक्स वाला पोर्शन हो गया और एक उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप। एक 150 का हो गया है और एक दूसरा भी 150 का हो गया है, मतलब सीधे सीधे यहाँ पे 100 नंबर प्लस हो गए हैं। पहले 200 का होता था, अभी 100 नंबर ज्यादा हो गए हैं। तो एक तो मार्किंग के नजरिए से अगर देखा जाए तो पेपर 4 का वेटेज बढ़ गया है। दूसरा अगर देखा जाए तो शब्द, जैसे कि पहले कम शब्द भी लिखने होते थे। 3 घंटे का अगर पेपर होता था तो हम लगभग कह सकते हैं कि 2 घंटे 15 मिनट या फिर 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे में अपन का पेपर 4 हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था, कंप्लीटली बहुत ही अच्छे से लिख सकते थे। अभी क्या हो गया है कि 150, मतलब 150 नंबर का अलग से पूरा पोर्शन है, पूरी एथिक्स से एक्स्ट्रा ही चीजें ऐड हुई हैं। कम तो होने की बजाय एक्स्ट्रा ही ऐड हुआ है, पूरा 150 का अलग से उद्यमिता ऐड हो गया है। तो इतना बड़ा लेंदी पेपर को पढ़ना, और उस 3 घंटे में शब्द लिमिट एक तो ज्यादा हो गई है। पहले जहां मुझे लगता है कि 3500 शब्द या फिर थोड़ा सा ज्यादा, मतलब था शब्द पूरे, अगर वर्ड लिमिट की बात करें, अभी वही 40, मतलब 4000, या आप समझ लो 4000 शब्द, मतलब लगभग 500 से 600 शब्द हमारे बढ़ गए हैं। तो सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम है अभी स्पीड को लेके है, ठीक है। पेपर 4 में स्पेशली अगर स्पीड की बात भी करें तो पेपर 4 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो हमें कोशिश क्या करना है कि पेपर 4 के एक एक यूनिट के एक एक टॉपिक के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझे। उसके नोट्स बहुत अच्छे से हमारे बने होने चाहिए। जैसे उद्यमिता को हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, कि टारगेट्स देना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले सिर्फ आपको ऐसे नहीं कि रट्टा मारो, उद्यमिता की बेसिक कंसेप्ट समझो कि आखिर क्या है उद्यमिता। अगर प्रोसेस है तो किस चीज का प्रोसेस है ना। तो वो चीजें आपको समझ आनी चाहिए। कुछ मैंने, जैसे आज मैं बताऊंगी फिर से, डेफिनेशंस कुछ कुछ आपको लिखे हुए होने चाहिए आपके नोट्स में, ताकि जब भी आप लिखने बैठो, मान लो आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, 3 घंटे का है, तो फर्स्ट पार्ट में आप एथिक्स वाला पोर्शन करोगे, सेकंड पार्ट में आप पूरी पांचों यूनिट उद्यमिता की करोगे, और सिर्फ आपके पास 1.5 घंटे रहेंगे। इस 1.5 घंटे में आपको कोई क्वेश्चन आया, मान लो आपके पास 10 मार्कर का कोई क्वेश्चन आया, सिर्फ हमारे पास एवरेज अगर बात करूं 10 मार्कर के लिए 8 to 9 मिनट है, या तो 8 मिनट या तो 9 मिनट, ठीक है, हम 9 मिनट लेके चल रहे हैं। अब इसी 9 मिनट में आप सीधे लिखना तो स्टार्ट नहीं कर दोगे। आप पहले सोचोगे कि, मतलब आप पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन की मन में ही आप फॉर्मेटिंग बनाओगे कि अच्छा इंट्रोडक्शन इस टाइप का होगा। अगर क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होगा तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हम रेशियो ले, पहले पार्ट को हम कितना मतलब स्पेस दें, कितने शब्द दें, सेकेंड पार्ट को कितना शब्द दें। कुछ अगर कंसेप्ट पूछा है, कुछ इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ जोड़ दे के अपने दिमाग में जोड़ देंगे। तब हम मतलब कुछ सोच विचारने के बाद ही, अपने मन में ही उस क्वेश्चन के आंसर की फॉर्मेटिंग बनाने के बाद ही हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लगभग 30 to 40 सेकेंड तो यहाँ पे हमारे चले जाएंगे, बचेंगे लगभग 8 मिनट। अब उसी 8 मिनट में हमको इंट्रोडक्शन भी देना है, साफ सुथरा राइटिंग में लिखनी है, एटलीस्ट समझ आए उनको, है ना। ये तो हमको कोशिश करना है, अच्छे से लिखना है, रिच कंटेंट देना है। ये नहीं कि सिर्फ कॉपी भर के आना है, 200 शब्द में लिखना है, साथ में कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी तो ठीक है, डिमांड कर रही है कि भाई 200 शब्द में ही लिखना है, ठीक है, ना कम ना ज्यादा, लेकिन क्वालिटी पे हमको बहुत ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि पेपर 4 को आपको बहुत अच्छे से, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होंगे लोगों की मार्क्स, ठीक है। तो पेपर 4 को अभी से अगर आप, ये जो उद्यमिता वाला पोर्शन है स्पेशली 150 नंबर का, बहुत ही स्कोरिंग है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी आपने ध्यान दे दिया, कुछ भी अलग से ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो हम टारगेट दे रहे हैं आपको, बस उसी में थोड़ा सा आप कंसेप्ट अच्छे से समझो। आप देखो, एक मिनट, हाँ, जैसे मैंने बता दिया कि उद्यमिता बहुत ही स्कोरिंग है, इसका अलग ही इंपॉर्टेंस हो जाएगा मेंस को निकालने के लिए। अब मैंने इंपॉर्टेंस बता दी है, तो जब आप पढ़ोगे ना तो अलग से ध्यान देके पढ़ोगे। जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप के कोई भी टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि प्राची मैम ने बताया है कि इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, मतलब ये प्ले करेगा, ठीक है, कहाँ पे, मेंस में, मेंस के स्कोर में या फिर मेंस को निकालने में। तो मैंने ये पहले ही बता दिया, आप जब पढ़ोगे आप तो अलग से आपके माइंड में वो रहेगा, बैकअप में रहेगा कि हाँ भाई उद्यमिता को अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ जब डेली टारगेट दिया जा रहा है तो आप वो पढ़ लो, मतलब जो जो दिया जा रहा है अच्छे से पढ़ लो, थोड़े से कंसेप्ट देख लो और उनके थोड़े से नोट्स बना लो, और हफ्ते में 1-2 बार रिवाइज कर लो, बस इतना ही करना है, कुछ अलग से हमको नहीं करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सिलेबस डिकोडिंग में।
अभी धीरे धीरे सभी पेपर की सिलेबस डिकोडिंग होगी, चूंकि उद्यमिता एकदम से नया है और हमारा टारगेट भी दिया जा रहा है, तो उसी पे सबसे पहले अभी आज चलेंगे, ठीक है। एक मिनट। ये आ गया। 5 यूनिट है हमारी, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने एक एग्जाम्पल के साथ बताया था, इस बारी भी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, ठीक है। एक मिनट। पहला है उद्यमिता की अवधारणा एवं विकास। पहली जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड करती है या फिर किसके इर्द गिर्द घूमने वाली है? कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एवं उसके उसके फैक्टर, कितने फैक्टर हैं, ठीक है। इस पे डिपेंड करती है कि एक तो कंसेप्ट क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, आखिर उद्यमिता है क्या, इसी के इर्द गिर्द सारी यूनिट घूम रही है। अब आप इसके सब टॉपिक्स देख लो। उद्यमिता की अवधारणा पूछा, मतलब बोला गया है, उद्यमिता का महत्व बताया गया है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगी, पहले देख लो। उद्यमिता के लक्षण यानी सिम्टम्स क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के सिम्टम्स क्या है, इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल्स क्या है, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नवाचार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, ठीक है। ये हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देना। यहाँ पे उद्यमशीलता की प्रक्रिया, अभी उद्यमिता क्या होता है, उद्यमी क्या होता है, उद्यमशीलता क्या होता है, ये मैं अलग से बताऊंगी विथ एग्जाम्पल, तो आपको शायद कुछ चीजें क्लियर हो। बाकी जो दोबारा से ये क्लास ले रहे होंगे मेरी, उनको ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर होंगी। सृजनशीलता क्या होता है, विचार सृजन क्या होता है, ठीक है। अनुवीक्षण एवं व्यवसाय सृजनशीलता क्या होता है, मतलब कुल मिला के पेपर 1 में ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले एक मिनट। जब भी उद्यमिता या फिर एंटरप्रेन्योरशिप ये शब्द आपको कहीं भी दिखे तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए, ये क्या है, एक प्रोसेस है। ये क्या है, एक प्रोसेस है या प्रक्रिया है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। जब भी उद्यमिता आपके सामने आए, नजर के सामने आए, चाहे सिलेबस में देखो, चाहे आप क्वेश्चन के रूप में देखो, कहीं भी देखो, जब भी उद्यमिता है तो आपको हमेशा समझना है उद्यमिता एक प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, प्रोसेस है या प्रक्रिया है। अब किस चीज की प्रक्रिया है, तो ये उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। स्थापित करने की प्रक्रिया है। उद्यमिता जब भी नजर के सामने आए तो हमेशा याद रखो कि ये एक प्रक्रिया है, किस चीज की, तो उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया। अब आखिर स्थापित कौन करेगा, स्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा होगा, कौन स्टैब्लिश करेगा इस व्यवसाय को या फिर इस बिजनेस को या फिर इस इंडस्ट्री को, उद्योग को, इस इंस्टीट्यूट को, कोई ना कोई तो स्थापित करेगा। तो जो व्यक्ति स्थापित करता है, जो व्यक्ति या पर्सन स्थापित करता है, उसको क्या बोलते हैं, हम उद्यमी बोलते हैं, ठीक है। उसको हम उद्यमी बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस के बाद एक हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि चाय, एक मिनट एग्जांपल देती हूँ। चाय का अगर हम छोटा सा ठेला लगाए, मैं हमेशा चाय का ही एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। चाय का हमने ठेला लगाया या फिर चाय की शॉप खोली है ना, दुकान छोटी सी खोली, उसके लिए हमने जो भी प्रक्रियाएं अपनाई कि हमने ये छोटा सा लकड़ी का, जो एक हमारे भाषा में लैंग्वेज में बघेलखंड में ठेला बोलते हैं, आप लोग कुछ और बोल सकते हो, मान लो शॉप, तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा, एक दो हम लोगों को रखेंगे, ठीक है। चाय की पत्ती लगेगी, चीनी लगेगी, शक्कर शुगर लगेगा, ठीक है। उसके बाद गैस लगेगा, है ना, चूल्हा लगेगा। तो ये सारी जो हम प्रोसेस अपना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं उद्यमशीलता, सॉरी, हाँ, इसको हम बोलेंगे उद्यमिता, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस है, हम चाय लेके आ रहे हैं, चाय की पत्ती ला रहे हैं, चीनी ला रहे हैं, अलग अलग चीजें ला रहे हैं, ये प्रोसेस हम ये फॉलो कर रहे हैं, ये हम एक्शन यहाँ पे ले रहे हैं, ये क्या हो गया, उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप। अब लेकिन अगर मैं कर रही हूँ, प्राची नाम की कोई लड़की ये सारे कार्य को कर रही है, स्टैब्लिश कर रही है, तो ये क्या हो गया, उद्यमी, मैं एक व्यक्ति हो गई। अब इसके बाद ये सब हो गया, प्रोसेस हो गया, मैंने सारे काम कर लिए हैं, अब मैं चाय का प्रोडक्शन कर रही हूँ, मतलब चाय मैं बना रही हूँ, ठीक है। उसको मैं बेच रही हूँ, मतलब दे रही हूँ किसी को, ठीक है। उससे मुझे अर्न हो रहा है, कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो लास्ट में हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है ना, एज अ बाय प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, उद्यमशीलता बोलेंगे, ठीक है। उद्यमशीलता बोलेंगे, ठीक।
तो आई होप कि इस छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझ आया होगा कि उद्यमी कौन कहलाता है। जो व्यक्ति कोई भी व्यवसाय या फिर कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करता है, ठीक है, वो उद्यमी कहलाता है। उद्यमशीलता क्या कहलाता है कि जब कोई व्यवसाय स्थापित करने के बाद एज अ प्रोडक्ट या फिर हमको इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमको जो वापस में प्रॉफिट मिलता है, उसको एक तरीके से पूरे प्रोसेस के बाद उद्यमशीलता बोलते हैं। और उद्यमिता को क्या होती है, जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है शुरू में स्टार्टिंग में ही, उसको क्या बोलते हैं, उद्यमिता बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है उद्यमिता की अवधारणा और महत्व। तो उद्यमिता के क्या क्या कंसेप्ट हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके कंसेप्ट दिए हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, और इसका क्या महत्व है, ठीक है। और उद्यमी व्यक्ति वही कहलाएगा जो जोखिम वहन करेगा, यानी कि रिस्क। अब मैंने चाय की दुकान तो खोल दी है, पर मुझे नहीं पता है कि मेरी चाय जो मैं बना रही हूँ उसका फ्लेवर लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। मैंने हो सकता है इलायची फ्लेवर में मैं ज्यादा दक्ष हूँ चाय बनाने में, लेकिन लोगों को अदरक वाली फ्लेवर की चाय पसंद हो, है ना। तो मुझे नहीं पता है, बट मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, नो डाउट। शायद सिर्फ 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन मेरे लिए 500 बहुत है, तो मेरे लिए एक तरीके से जोखिम है। फिर इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन मतलब नवाचार, ठीक है, इनोवेशन मतलब नवाचार। अगर चाय सिंपल सी मैं बनाऊंगी तो हो सकता है लोगों को इतनी पसंद ना आए, बगल में एक चाय वाला और आ जाए, जैसे मैं 10 रुपए की पर कप मान लो 10 रुपए में दे रही हूँ, बगल वाला सिर्फ 7 रुपए में दे रहा है, तो बाकी के जो लोग हैं वो 7 रुपए वाले की तरफ चले जाएंगे। तो मैं ऐसा क्या कुछ नया करूँ, कुछ नए आइडियाज, कुछ नए कंसेप्ट मेरे अंदर होने चाहिए। तो हो सकता है मैं चाय के साथ लेज का पैकेट फ्री में दे दूं, या फिर चाय के साथ कुछ एक दो बिस्किट्स फ्री में दे दूं। तो ये हो गया इनोवेशन, मतलब नया कुछ आइडिया, कुछ ऐसा नवाचार मेरे मतलब मन में आया कि मैं ऐसा करती हूँ कि चाय के साथ एक दो बिस्किट फ्री में दे देती हूँ, तो लोग 7 की बजाय 10 वाले में ही आ जाएंगे। या फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर, कुछ एक्स्ट्रा मसाला चाय का बना के फिर उसमें अलग से कुछ टेस्ट में ऐड करूँ, है ना। तो ये होता है नवाचार कि किस तरीके से हम अपने आइडियाज को डेवलप करें, अपने बिजनेस में कुछ ऐसे नयापन से कुछ लाएं कि लोग हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ये पूरा कुछ कुछ इनकी अवधारणाएं, अब अलग अलग अवधारणाएं दी गई हैं, ठीक है। तो उद्यमिता की हमको अवधारणा पढ़ना है, आखिर उद्यमिता है क्या, उद्यमिता की क्या अवधारणा है, ठीक है। फिर उद्यमिता के ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जोखिम को वहन करना या रिस्क को लेना, ठीक है। फिर प्रॉफिट हो ना हो हमको मतलब लीडरशिप करनी ही करनी है, तो लीडरशिप होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमको पूरा मैनेजमेंट आना चाहिए कि हाँ फलाना व्यक्ति ये कार्य करेगा, दूसरा व्यक्ति ये कार्य करेगा, सभी को मैनेज करके चलना पड़ेगा, मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। तो कुछ उद्यमशीलता के कुछ पर्टिकुलर लक्षण होते हैं। प्रिंसिपल, आपको सिद्धांत, बहुत सारे ऐसे उद्यम जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए हैं। अब ये जो सिद्धांत करके है ना, इसको अलग से 10 मार्कर के अकॉर्डिंग आपको रेडी रखना है। हो सकता है पर्टिकुलर किसी एक पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग सिद्धांत पूछ लिया जाए, या फिर पर्टिकुलर ये पूछ लिया जाए कि उद्यमिता के कौन कौन से सिद्धांत समझाइए, तो सभी सिद्धांत को आपको सिर्फ 200 शब्द में एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको अलग अलग सिद्धांत को 200 शब्द के अकॉर्डिंग रेडी रखना पड़ेगा, ठीक है। उद्यमिता की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और नवाचार का आखिर क्या महत्व होता है। तो नवाचार के महत्व में आप सबसे पहले ये लिखो अपने नोट्स में, जब भी लिखो कि आखिर नवाचार क्या होता है। कोशिश करो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्तित्व द्वारा कोई अगर डेफिनेशन या परिभाषा दी गई है नवाचार की, तो पहले परिभाषा लिख लो नवाचार क्या होता है। फिर नवाचार का प्रोसेस लिख लो कि आखिर कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं किसी भी उद्यमी द्वारा, ठीक है, और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है। एक चीज और, जब मैंने लास्ट मेंटरशिप में मेंस वाले में मैंने जब क्लास ली थी, तो मैंने बताया था कि अभी मैं बता भी दूंगी कि कौन कौन से शब्द के आपको डेफिनेशन रटे हुए होने चाहिए। उनके दो प्रॉफिट हैं, रटे हुए होने चाहिए, उसके पहले आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए, नोट्स में लिखे होने चाहिए, साथ में रटे हुए होने चाहिए। इनके दो प्रॉफिट हैं, ठीक है। पहला तो ये कि कभी कभी 2 मार्कर में सीधे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, वहां पे आप छाप के आ जाओगे वैसा का वैसा। दूसरा, जब भी 10 मार्कर में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, लाइक नवाचार क्या है, इसके महत्व को बताएं, तो क्या है में आप जब इंट्रो दोगे तो नवाचार की आप सुंदर सी डेफिनेशन जब आप रट के जाओगे, रट के मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको समझ के जाना है, पर रटने का मतलब है कि किसी महान व्यक्तित्व ने
अगर नवाचार का कोई डेफिनेशन या परिभाषा दी है, उसी को आप अपने नोट्स में जब छाप लोगे, बार बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो वहां पे अलग से जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर नवाचार की डेफिनेशन को हम कैसे लिखे या क्या लिखे, या फिर क्या है नवाचार हम कैसे बताएं। तो वहां पे इंट्रोडक्शन देने में काम आने वाला है। इसी तरह की उद्यमिता की आपको डेफिनेशन रटनी, ये अभी मैं बता देती हूँ किस यूनिट में कौन सी आपको कौन कौन सी एटलीस्ट शब्द के, कौन कौन से वोकैब या वर्ड के आपको डेफिनेशन नोट्स में आपके होने चाहिए। ठीक है। फिर नए उद्यम हाँ, उद्यमशीलता की प्रक्रिया कि कौन कौन सी ऐसे प्रोसेस अपनाई जाती हैं उद्यमशीलता में। कोई भी बिजनेस जब हम स्टैब्लिश करते हैं तो बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि बिजनेस स्टार्ट हो गया। एमबीए चाय वाला आपने सुना होगा, क्या उसने शुरू से ही इतना बड़ा मतलब स्टैब्लिशमेंट कर लिया अपने बिजनेस का, फ्रेंचाइजी ले लिया, मतलब कई सारे, उसका तो बहुत ही बड़ा बिजनेस हो गया, डेवलप हो गया। लेकिन क्या शुरू से नहीं, उसने पहले शुरू में ऐसे ही छोटी सी शॉप लगाई होगी, फिर 2 लोगों की टीम हुई होगी, फिर 3 लोगों की टीम हुई होगी, 5-6 लोगों की, 10 लोगों की, अभी पूरा स्टाफ हो गया है। तो किस तरीके से एक प्रोसेस अपनाई जाती है वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। सृजनशीलता, कौन कौन से नए ऐसे विचार आ रहे हैं आपके मन में, कौन कौन से नए आइडियाज आ रहे हैं, कौन कौन से नए कंसेप्ट आ रहे हैं, कैसे विचारों का सृजन हो रहा है ना, कैसे हमारे थॉट प्रोसेस गुजर रही है, हमारे मतलब कौन कौन से थॉट आ रहे हैं, उन थॉट्स को हम अपने प्रोसेस में कैसे हम एक्शन ले रहे हैं। ठीक है। फिर अनुवीक्षण एवं व्यवसाय योजना, हम जो बिजनेस प्लान कर रहे हैं वो क्या होता है, आखिर व्यवसाय योजना क्या है, व्यवसाय योजना का उद्यमशीलता में क्या महत्व है, किस तरीके से व्यवसाय योजना को बनाया जा सकता है। ठीक है। नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे एवं वैधानिक आवश्यकताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वाला तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लेना, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां। एक मिनट। तो देखो, अब जब भी हम कुछ नया बिजनेस कर रहे हैं, लाइक मैं चाय वाय का सब कुछ कर लिया मैंने, मुझे कुछ नयापन लाना है, कुछ नया करना है बिजनेस में, मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरफ जाना है, मतलब कुछ भी ऐसा करना है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, कुछ ऐसा अपने बिजनेस में लाना है जो मुझे नहीं पता, स्किल्स मेरे पास नहीं है, फिर भी मुझे उस तरफ जाना है। तो उसमें कौन कौन से ऐसे नए समस्याएं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का मुझे मतलब मैं फेस कर सकती हूँ, और कौन कौन सी ऐसी वैधानिक आवश्यकताएं, मतलब कि लीगल नीड्स कौन कौन सी होती हैं, लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है, कई ऐसे बेसिक स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है ना, तो कुछ डिप्लोमा या फिर डिग्री की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीजों के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। फिर महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां, शायद तो राजीव सर ने एडिटोरियल भी एक भेजा था जहाँ पे महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया था, और शायद वहां पे हम इस टॉपिक को भी ऐड कर सकते थे, मतलब कुछ को रिलेट कर सकते थे कि महिला सशक्तिकरण, हम मतलब महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योग स्थापित करने के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस स्टैब्लिश करने के क्षेत्र में हो, या फिर मतलब अन्य पदों की तरफ जाने के क्षेत्र में हो। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जितने भी महिला उद्यमी है, यानी कि जितने भी बिजनेसमैन है, वुमेन बिजनेसमैन, ठीक है, उनके सामने ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। एक तो ये पढ़ना है कि चुनौतियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, साथ में क्यों है, आखिर इनके कारण क्या है और इनका समाधान क्या है। देखो, सिलेबस में क्या बोला है, एक मिनट, सिलेबस में क्या बोला है, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां, सिर्फ एक आपको डायमेंशन दे दिया गया है, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको इन चुनौतियों के कारण भी पढ़ने हैं। ठीक है, एक तो कारण पढ़ना है, लिख लो वहीं पे सिलेबस में ही। फिर इन कारणों का समाधान कैसे करना है, ठीक है, कि क्यों आखिर ये चुनौतियां आ क्यों रही हैं, किसी ना किसी कारण से चुनौतियां आ रही होंगी। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सामाजिक चुनौती भी है, क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। आर्थिक चुनौती भी है, महिलाएं बहुत, और सामाजिक, पहला तो पितृसत्तात्मक, दूसरा क्या है कि महिलाएं बहुत शिक्षित नहीं होती, जागरूक नहीं होती। दूसरा आर्थिक है कि महिलाओं के पास इतना आर्थिक साधन नहीं होते, इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं होते कि हम अपने किसी भी बिजनेस को बिना किसी सहायता के, बिना किसी और की सहायता के स्टैब्लिश कर पाए। ठीक है। तीसरा हो गया कि माहौल या वातावरण, ठीक है,
वातावरण एक बहुत बड़ा एक, या एनवायरनमेंट बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा चुनौती है कि हम जहां भी जाते हैं सेफ फील नहीं करते हैं, है ना, जितने भी हम फीमेल कैटेगरी के जितने भी लोग होते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चुनौतियों के कारण भी लिख के आपको रेडी रखना है। ठीक है। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन 10 मार्कर में पूछेगा, तो अगर हम जैसे मान लो क्वेश्चन क्या पूछा कि महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को विस्तार पूर्वक समझाइए, क्वेश्चन आ गया। क्या होगा, कई बच्चे लिखेंगे, मान लो 10 बच्चे हैं, ठीक है। 10 बच्चे से में से 7 बच्चे लिखेंगे सीधे सीधे महिला उद्यमियों के सामने आने वाली जो जो चुनौतियां हैं वो लिखने की कोशिश करेंगे। बट क्या 200 शब्द में से 200 शब्द सिर्फ हम इसी एक डायमेंशन को कवर कर सकते हैं? हो सकता है हम 7 से 8 पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिख पाए। 1 मिनट रुकना, मैं पानी पी लूं। लेकिन क्या इतने सारे पॉइंट्स हमारे सामने आ पाएंगे, है ना? तो हो मैं क्या करना चाहती, मतलब मैं अगर होती तो कैसे लिखती कि महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौती, पहले मैं एक लाइन में बता देती कि क्या होता है महिला उद्यमी, ठीक है, और क्या जरूरत है भारत में। मैं बताती कि भारत की भाई 1 सेकेंड मतलब कि हाफ, या फिर कह सकते हैं कि आधी आबादी, 50% आबादी महिलाओं की है ना, लगभग। तो जब तक महिला भागीदारी नहीं होगी भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी, ठीक है। 1-2 लाइन में मैंने ये बता दिया कि आखिर महिला उद्यमी क्या है और क्यों जरूरी है कि भारत में महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाए। फिर उनकी चुनौतियां मैं बताऊंगी कि आखिर ये चुनौतियां हैं। और साइड में नीचे ही चुनौतियां जब मैं लगभग 12 से 13, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन यही है ना, लगभग हमको 70 to 80% यही कवर करना है, क्योंकि क्वेश्चन का मेन पार्ट यही है। 80% मान लो, एक मैं बता देती हूँ फॉर्मेट। ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज हो गया, है ना। ये 200 शब्द के लिए 2 पेज दिए जाते हैं। मान लो क्वेश्चन पूछा गया, महिला उद्यमियों की चुनौतियों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। पहले मैंने 2 लाइन में बता दिया कि महिला उद्यमी क्या होती हैं और क्यों जरूरी है, सिर्फ 2 लाइन में मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके पूरा मैंने पॉइंट वाइज बता दिया कि ये समस्याएं हैं। क्या मैं लास्ट में शॉर्ट में 3 से 4 इसके कारण और समाधान नहीं लिख सकती हूँ, और फिर 1 या 2 लाइन का कंक्लूजन? सोचो, अगर जहां सारे बच्चे सिर्फ भर रहे हैं फालतू का, मतलब 7 से 8 पॉइंट तो लॉजिकल है, अच्छे हैं, जेन्युइन है, लेकिन उसके बाद सेकंड पेज में सिर्फ वो एक्स्ट्रा भर रहे हैं ताकि पेज भर जाए। वहीं हम क्या करेंगे, जेन्युइन पॉइंट्स लिखेंगे जितने हमें याद आए। उसके बाद हम चुनौतियों के कारण भी लिख देंगे, और उन कारणों का समाधान भी अगर हमने 4-4 पॉइंट्स लिख दिए, कितना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, साथ में निष्कर्ष लिख दिए। तो थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़े से डायमेंशन आपको आसपास के भी कवर करने हैं ना। तो महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां, चुनौतियों के कारण, और साथ में किस तरीके से समाधान किया जा सकता है। सरकारी प्रयास बहुत सारे किए जा रहे हैं, ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पे प्रयास किए जा सकते हैं, पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, तो कुछ आपको प्रयास भी लिख लेना है, ठीक है। फिर भारत में उद्यमिता का विकास, भारत में उद्यमिता के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, किस किस तरीके से कौन कौन से अलग से प्रोजेक्ट मतलब लाए जा रहे हैं, जैसे कि एक स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है। भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको अलग से पढ़ना है। ये पहली यूनिट हो गई। अब मैं इस यूनिट के कुछ कुछ ऐसे शब्द बताऊंगी, आप लोग आई होप कि पेन और कॉपी लेके बैठे होगे, जो आपको अभी नोट कर लो, रफ टाइप ले लो, कोई एक पेज में नोट कर लो कि इस शब्द की आपको डेफिनेशन, और डेफिनेशन ऐसे नहीं कि मन से बनाया हुआ, आप कोई भी जैसे दर्पण की पढ़ रहे होगे या फिर सिविल जॉब्स की पढ़ रहे होगे, जहां से जो पढ़ रहा है, ठीक है, वहां से आप पर्टिकुलर, जैसे सुम्पीटर, जोसेफ सुम्पीटर एक बहुत ही बड़े मतलब इन्होंने उद्यमिता में उनका शायद जनक है ना, जोसेफ सुम्पीटर उद्यमिता के जनक है। तो उनके द्वारा अगर कोई आपको डेफिनेशन मिल जाए उद्यमिता की, या फिर उन्हीं के जैसे जितने भी पर्सनालिटी है, सभी के द्वारा दिए गए डेफिनेशन, सिर्फ एक एक आपको लिखना है। तो मैं बता देती हूँ किसके किसके डेफिनेशन आपको याद रखना है, नोट्स में लिख लो, उसके बाद आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। पहला उद्यमिता, ठीक, पहला उद्यमिता। फिर दूसरा उद्यमशीलता, लिखते चलना आप लोग, पहला है उद्यमिता, दूसरा है उद्यमशीलता, तीसरा है नवाचार। इनकी डेफिनेशन में बोल रही हूँ, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगी कि अगर टाइम मिला तो सभी की डेफिनेशन लिख के दे दूंगी, लेकिन जब तक ना आप लोग मेंस में खुद से नहीं अपने पेन को, अपने हाथ को कष्ट नहीं दोगे, खुद से अपनी कॉपी को नहीं भरोगे, तब तक इतना मजा नहीं आएगा, ना आपको मजा आएगा और ना ही फिर आंसर लिखने में मजा आएगा। तो जितना ज्यादा आप खुद से लिखोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उद्यमिता हो गया, सेकंड है उद्यमशीलता, तीसरा है नवाचार, चौथा है सृजनशीलता, ठीक है, पांचवा है विचार सृजन,
छठा है अनुवीक्षण। ठीक, हो गया कितना? उद्यमिता, उद्यमशीलता, नवाचार, सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण। लिख लो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। बस इस यूनिट में इतने ही है, ठीक है, इस यूनिट में इतने ही हैं, और जिनके डेफिनेशन हमको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड यूनिट में आते हैं व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन। पहले वाले में क्या बोला गया है कि क्या है उद्यमशीलता और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है कि जब भी हम किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं तो उसके लिए कैसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, आखिर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है, प्रबंधन या मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे पूरा डिपेंड कर, मतलब इर्द गिर्द घूम रहा है, इस टॉपिक के इर्द गिर्द। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है प्रबंध, मैनेजमेंट क्या होता है। अब मैनेजमेंट ऐसे नहीं, देखो एक तो हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है मैनेजमेंट, है ना, लोक प्रशासन वगैरह पढ़ते हैं, पब्लिक पब एड है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे किसकी बात की गई है? प्रबंध तो पढ़ना है, मैनेजमेंट तो पढ़ना है, लेकिन कहाँ पे? व्यवसाय में, बिजनेस में कैसे मैनेजमेंट होता है, क्या कंसेप्ट है, आखिर मैनेजमेंट का क्या महत्व है। जब तक हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम मैनेज नहीं करेंगे चीजों को, लोगों को मैनेज नहीं करेंगे, रिसोर्सेज को या फिर इन्वेस्टमेंट को या कैपिटल को, पूंजी को मैनेज नहीं करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर अगर मान लो हम बड़ी सी कोई फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री अगर मैंने स्टेब्लिश करने की कोशिश की, होंडा की, ठीक है, मान लो होंडा फैक्ट्री, तो क्या उसके लिए क्या क्या मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी? भूमि, भूमि चाहिए होगी, ठीक है। दूसरा कैपिटल या पूंजी चाहिए होगी हमको। तीसरा हमको कुछ लोग, स्किल्ड लोग चाहिए होंगे, ऐसे ही सिर्फ लोग नहीं, स्किल्ड लोग चाहिए होंगे, पर्सन चाहिए होंगे, ठीक है। तो कई चीजें हमको मैनेज करनी रहती हैं, तो वही है कि क्या आखिर महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेज का, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं मैनेजमेंट के, और प्रशासन एवं प्रबंध एक दूसरे से कैसे कोरिलेट होते हैं, ठीक है। क्रय क्या होता है? जब भी बिजनेस होता है उसमें क्या क्या, मतलब क्रय क्या होता है? क्रय मतलब परचेज करना, और सामग्री का प्रबंधन, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रबंध कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद प्रबंध प्रक्रिया, प्रबंधन हम करते तो है, मैनेजमेंट करते तो है, लेकिन उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती हैं। संसाधन, जो हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे मैंने व्हीकल फैक्ट्री का बताया कि कौन कौन से संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो उनका प्रबंधन कैसे करना है, एवं प्रबंध के दौरान, उस मैनेजमेंट को करने के दौरान कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ठीक है। नियोजन क्या होता है? नियोजन मतलब प्लानिंग, ठीक है, नियोजन मतलब प्लानिंग। मान लो कि व्हीकल फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी ना, लगभग एक साल पहले से ही हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें इतने एकड़ भूमि की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें इतना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, इतने लोगों की टीम की जरूरत पड़ेगी, तो पहले से ही प्लानिंग चल रही होती है लोगों के दिमाग में, ठीक है। तो आखिर नियोजन क्या होता है, क्या रोल होता है नियोजन का, क्या इंपॉर्टेंस होता है नियोजन का एक बिजनेस में, ठीक है। संगठन, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन कई लोगों का होता है, ऑर्गेनाइजेशन किसका किसका होता है? संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कुछ पीपल्स, कुछ लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन होता है कि कौन सा रिसोर्स कब यूज किया जाए, कौन से लोगों को, किस तरीके के लोगों को किस तरीके के काम में लगाया जाए, जो स्किल्ड पर्सन होंगे उनको टेक्नोलॉजी क्षेत्र में लगाया जाएगा, जो अनस्किल्ड पर्सन होंगे, जो मेहनती लोग होंगे उनको मजदूरी के क्षेत्र में लगाया जाएगा, तो किस तरह के लोगों को कहाँ पे लगाया जाए, कैसा काम दिया जाए, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका अपना महत्व है। निर्देशन मतलब हम किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, है ना, डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई ऐसे काम करो, नहीं तो आप गलत, जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ, डायरेक्शन दे रही हूँ ना, कि ठीक है आपको प्रीलिम्स के लिए ऐसे पढ़ो, अभी आप मेंस पढ़ो तो ज्यादा बेटर होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप क्या करो, प्रीलिम्स पढ़ो। तो डायरेक्शन की जरूरत होती है, निर्देशन होता है, ठीक है। नियंत्रण, कंट्रोल, सारी चीजें कंट्रोल में चल रही हैं कि नहीं, व्हीकल फैक्ट्री अगर लग रही है तो वो एनवायरमेंट के अनुकूल है कि नहीं, ठीक है, जितने भी पॉलिसीज हैं हमारी सरकार की उसके कंट्रोल में है कि नहीं, उसके कहीं अगेंस्ट जाके तो हम व्हीकल फैक्ट्री नहीं, मतलब कुछ ओपन कर रहे हैं, लोग कंट्रोल में है कि नहीं, ठीक है। समन्वय, कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए, एक जो लीडर होता है और उसका जो पूरा स्टाफ होता है आपस में कैसे समन्वय बिठाया जाए, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, है ना, कोऑर्डिनेशन, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। निर्णयन, क्या कब हमको कौन सा निर्णय लेना है, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन,
अब अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का तो हर जगह रोल है, चाहे हम किसी एग्जाम में बैठ रहे हों, चाहे हम कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हों, कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हों, कुछ भी हम अगर करने जा रहे हैं तो सबसे बड़ा रोल होता है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का। तो देखो, जितने भी यहाँ पे हमने पढ़ा, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, निर्णयन, अभिप्रेरणा, नेतृत्व यानी लीडरशिप, और संचार कम्युनिकेशन। ठीक है। तो इन सभी की डेफिनेशन आपको एक एक दो दो लाइन में या तीन तीन लाइन में आपको अच्छे से आपको नोट्स में होने चाहिए। साथ में अगर मैं आसपास के वो बताऊं, क्या बोलते हैं, डायमेंशन बताऊं, तो इनका रोल सीधे, जैसे नियोजन, तो नियोजन की डेफिनेशन होनी चाहिए। हालांकि जिस भी नोट से पढ़ रहे हो तो नो डाउट इसके कई सारे डायमेंशन आपको कवर किए गए होंगे। ठीक है, लेकिन मैं बता देती हूँ नियोजन क्या है। ठीक है, इसका डेफिनेशन अच्छा सा, क्या रोल है एक व्यवसायिक संगठन में या फिर एक बिजनेस स्टैब्लिश करने में, इनका क्या रोल है, इसी तरीके से सारे शब्दों शब्दों को आपको कवर करना है। ठीक है। समय प्रबंधन क्या होता है और संगठन क्या होता है। समय प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। अब जैसे कि जब भी अधिकतर दिवाली आती है ना, जब भी कोई फेस्टिवल आता है, मोस्टली दिवाली टाइम पे लोग नए नए व्हीकल्स को लेना, परचेज करना प्रिफर करते हैं ना, धनतेरस जो होता है। तो उस टाइम पे अच्छे से लॉन्च करो, नई नई गाड़ियों को लॉन्च करना, ये होता है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, कि आखिर किस टाइम पे कौन सी चीजें लॉन्च होनी चाहिए। ठीक है। ब्रांडिंग, जब तक किसी भी चीज की ब्रांडिंग नहीं होगी, कि हम इसको मतलब हाई फाई करके कुछ अच्छा सा ब्रांड जब तक नहीं दे देंगे, जब तक हम मार्केटिंग नहीं करेंगे कि हाँ भाई इसके बारे में सब लोग जाने, जब तक हम नेटवर्किंग नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, यहाँ पे संचार है यानी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, इसका संचार नेटवर्क नहीं फैलाएंगे, तब तक हमारे ब्रांड के बारे में या फिर हमारे जो प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में लोग नहीं जानेंगे, और तब तक हमारा बिजनेस अच्छे से नहीं बढ़ेगा ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो सेकेंड यूनिट में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके डेफिनेशन आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए, और मैं ये चेक करूंगी 25 अगस्त को। ठीक है, इसको मैं टेक्स्ट मैसेज भी भेज दूंगी। उद्यमिता के जितने भी शब्द मैं आज बोल रही हूँ, सभी के कॉपी में सुन लो, सभी के कॉपी में कंपलसरी है 25 अगस्त को मैं चेक करूंगी। आपको भेजना नहीं है रैंडमली, मैं किसी का भी नाम लेके, 3 से 4 लोगों का नाम लेके मैं बोल दूंगी कि आप लोगों को कॉपी सेंड करो, और जिसकी भी कॉपी, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ और बहुत ही सीरियस होकर बोल रही हूँ, जिसकी भी कॉपी में सभी के सभी डेफिनेशन नहीं लिखे होंगे, उनको मैं 4 या 5 दिन के लिए ग्रुप से रिमूव कर दूंगी। तो प्रॉफिट, सॉरी, लॉस आपका होना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्टली जो हम बोल रहे हैं वो आपको फॉलो करना है। सेकेंड यूनिट में लिखो कौन कौन से शब्द आपको अच्छे से करने हैं। 1 मिनट। पहला है प्रबंध। ठीक है। दूसरा है क्रय, इसकी डेफिनेशन। तीसरा है सामग्री प्रबंधन। पहला है प्रबंध, दूसरा है क्रय, तीसरा है सामग्री प्रबंधन, मटेरियल मैनेजमेंट, आई थिंक इंग्लिश में इसको यही बोलेंगे, सामग्री, या फिर रिसोर्सेज भी बोलते हैं, रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है। फिर प्रबंध प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस। फोर्थ है मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है। प्रबंध प्रक्रिया लिखते जाओ आप लोग, इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से बोल रही हूँ। पहला है प्रबंध, इंग्लिश मीडियम वाले, पहला है मैनेजमेंट, दूसरा है क्रय, क्रय को आई थिंक परचेज बोलते हैं, अब ऐसे टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, तो देख लेना इंग्लिश मीडियम वाले। तीसरा है सामग्री प्रबंधन या फिर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। फोर्थ है प्रबंध प्रक्रिया या फिर मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर चौथा है संसाधन प्रबंधन या रिसोर्सेज मैनेजमेंट, है ना। फिर नियोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियोजन को बोलेंगे प्लानिंग। नियोजन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नियोजन हो गया, संगठन, निर्देशन यानी डायरेक्शन, लिखते जाओ सभी लोग। नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्शन, नियंत्रण, कंट्रोल, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, निर्णयन, डिसीजन मेकिंग आई थिंक, या फिर देख लेना अपने हिसाब से, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है। नेतृत्व, लीडरशिप, संचार, कम्युनिकेशन। ठीक है, देख लो कितने शब्द हो गए। फिर समय प्रबंधन हो ही गया है, हाँ, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन हमारा हो चुका है। ब्रांडिंग, इन सभी की डेफिनेशन जो मैं बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, डेफिनेशन आपको क्लियर कट आपकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए। 25 अगस्त को किसी का भी नाम लेके रैंडमली मैं चेक करूंगी, जिसके भी नहीं नोट्स में होंगे, एक भी, अगर जितने भी मैं शब्द बोल रही हूँ एक भी मिसिंग हुआ डेफिनेशन, तुरंत 3 से 4 दिन ग्रुप से रिमूव। मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग। ठीक है, ये सेकेंड यूनिट हो गई हमारी। थर्ड यूनिट पे चलते हैं, प्रशासन एवं प्रबंध। आई होप कि मजा आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपकी। ठीक है। और एक काम और करूंगी, जैसे अभी हमारा क्या है, फर्स्ट यूनिट चल रहा है ना टारगेट में,
जैसे ही ये पूरी की पूरी यूनिट कवर हो जाती है, एक मिनट, जैसे ही ये पूरी की पूरी यूनिट कवर हो जाती है, या तो मैं या तो राजीव सर पूरे के पूरे टॉपिक्स को, भले उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 2-3 क्लास लेनी पड़े, अपन लेंगे। बट मैं चाहती हूँ कि जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो सिर्फ नोट्स या बुक से पढ़ रहे हैं, उनके लिए एटलीस्ट कुछ बेसिक बेसिक अपने शब्दों में हम एक्सप्लेन कर पाए, ताकि जैसे एक बार पढ़ लो, एक बार हम एक्सप्लेन कर देंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम हम करने वाले हैं आगे। ठीक है, थर्ड यूनिट में प्रशासन एवं प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन एवं मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे जो ओल्ड सिलेबस था 2020 वाले में, वहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन अलग से पूरी यूनिट थी, लगभग लगभग वही की बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो लोक प्रशासन में प्रबंध के महत्वपूर्ण आयाम, लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी मैनेजमेंट होते हैं उनके इंपॉर्टेंट डायमेंशन, कौन कौन से ऐसे डायमेंशन हैं जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर लोक प्रशासन में मैनेजमेंट होता है, उनके ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डायमेंशन हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो, अब लोक प्रशासन के अंतर्गत कई ऐसे कार्य होते हैं। तहसील स्तर पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे तहसीलदार कार्य करता है, ठीक है, तहसीलदार कार्य करता है, उसके तहसील में कौन कौन से गांव हैं, उस गांव के अंदर, हालांकि डायरेक्ट तहसीलदार गांवों को डील नहीं करता, गांव को कौन डील करता है, जो पटवारी होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो पटवारी होते हैं वो तहसीलदार के अंडर में ही कार्य करता है। तो इस गांव में पेयजल की क्या व्यवस्था है, क्या गांव के लोग अपनी बात को रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, गांव में किस तरीके का प्रबंधन है, किस तरीके का वहां पे प्रशासन या मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीजें जब क्या है लोक प्रशासन के प्रबंध में, हाँ, जब किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया में, लोक प्रशासन के किसी एक एरिया में जब भी मैनेजमेंट होता है, उसके कौन कौन से ऐसे डायमेंशन हैं। ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन, एक होता है सिर्फ मानव, अब देखो एक रामू है और एक सोनू है। ठीक है, रामू है 8 साल का और सोनू है 21 साल का। रामू क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, अपने टोटली अपने मम्मी पापा पे डिपेंड है, मतलब उसकी ना ही कोई अलग से इनकम हो रही है, टोटली वो डिपेंड है, एक तरीके से वो भार है अपने माता पिता के लिए, अपने देश के लिए, भार नहीं कह सकते हैं बट हाँ, मतलब कि एक तरीके से वो एक सिर्फ मानव है, ना कि संसाधन है। हाँ, संसाधन के रूप में बनने के लिए ही अभी वो पढ़ाई कर रहा है, बाकी सारी चीजें कर रहा है, लेकिन अभी वो मानव संसाधन नहीं है। लेकिन सोनू 21 साल का हो चुका है, ये आ, अच्छे से इसने इंजीनियरिंग वगैरह, हालांकि 21 साल में इंजीनियरिंग नहीं होती, बट मान के चलते हैं कि इसने अच्छे से टेक्निकल बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग कर रखी है और इसने अच्छे से किसी कंपनी में अपनी सेवा देनी शुरू कर दी है। तो ये अभी भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मानव संसाधन। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि मानव संसाधन क्या होता है और मानव क्या होता है। हर इंसान, प्रत्येक मानव मानव संसाधन नहीं होता है, लेकिन उसको स्किल, मतलब डेवलप करके, उसके स्किल को डेवलप करके, उसको शिक्षा देके, उसको जागरूक करके, उसको टेक्निकल रूप से शिक्षित करके, उसको डिजिटल इंडिया की जितनी भी शिक्षाएं होती हैं वो देके हम उसको स्किल्ड मानव या फिर संसाधन, मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक मानव मानव संसाधन के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है कि आखिर मानव संसाधन, जितने भी मानव संसाधन है उनका कैसे प्रबंधन किया जाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, वित्त का प्रबंधन, जितने भी वित्त है, मतलब कि फिनेंस, फिनेंस वाली चीजें हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, पूंजी है, उसका प्रबंधन कैसे होना चाहिए। लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन में उनका कार्य क्षेत्र एवं महत्व। ठीक है, किसका कार्य क्षेत्र लोक प्रशासन में, वित्तीय प्रबंध, लोक प्रशासन में क्या आखिर इंपॉर्टेंस है वित्तीय प्रबंध का, और क्या क्या कार्य क्षेत्र है। ठीक है, लोक कार्य क्षेत्र में तनाव प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तनाव प्रबंधन यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोई भी हम कार्य कर रहे होते हैं, इवन पढ़ाई में सबसे ज्यादा आई थिंक पढ़ाई में ही हमको स्ट्रेस होता है। ठीक है, हर तरीके का स्ट्रेस होता है, फैमिली स्ट्रेस,
पर्सनल इश्यूज, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लोक कार्य क्षेत्र में क्या हम सोचते हैं कि फलाना इंसान एसडीएम बन गया या फिर कुछ भी बन गया तो उसको उसकी लाइफ झिंगा लाला, ऐसा नहीं होता है। हम जितने बड़े पद पे पहुंचते जाते हैं हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। जहां एक तहसीलदार के ऊपर सिर्फ एक तहसील की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहीं एक एसडीएम के ऊपर पूरे मतलब उसके जो विभाग होते हैं, कई विभाग उसके अंतर्गत, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो, चाहे राजस्व मतलब का क्षेत्र हो, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स के ऊपर एसडीएम के ऊपर मतलब क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो नो डाउट उनको लोगों के साथ भी डील करना है, उनको पर्सनल लाइफ से भी डील करना है, तो तनाव बढ़ता है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि लोक कार्य क्षेत्र में जितने भी सार्वजनिक कार्य होते हैं उनको निपटाते टाइम तनाव जो होता है उसका प्रबंधन क्यों जरूरी होता है, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, इसी पे आपको पढ़ना है। ठीक है, विवाद प्रबंधन, कई तरीके के डिपार्टमेंटल विवाद होते हैं, डिपार्टमेंटल ऐसे क्वेरी लड़ाई होते हैं, क्वेरल्स होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। और विवाद प्रबंधन की विभिन्न तकनीकें, कि ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं या फिर ऐसी कौन कौन सी तकनीकें हैं कि हम अपने विवादों को, जितने भी झगड़े होते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं, उनके जो आपसी झगड़े हैं उनको निपटाने की ऐसी कौन कौन सी तकनीकें हैं। ठीक है, और उनका क्या महत्व है। देखो, अगर हम विवाद करके या झगड़े करके किसी भी कार्य को करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी, बल्कि उसमें डेफिशिएंसी आएगी। तो उसका महत्व ये है कि हम जब भी मतलब विवाद को, अपने जितने भी झगड़े हैं उनको हम मैनेज कर लेंगे, अच्छे से हम कार्य करेंगे तो यूनिटी बनी रहेगी, सकारात्मक माहौल रहेगा। उसी तरीके से इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपको बताना है। ठीक है, फिर बहुलता अनेकता। बहुलता क्या है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, या फिर अनेकता क्या है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। अब यहाँ पे बहुलता से मतलब है, मान लो एक कोई ऑफिस है, यहाँ पे कई व्यक्ति होंगे, मान लो एक ऑफिस है, लगभग 15-20 लोगों का स्टाफ है। क्या सभी की लैंग्वेज सेम होगी, क्या सभी का खान पान सेम होगा, क्या सभी की स्किल सेम होंगी, क्या सभी की का एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर फैमिली बैकग्राउंड सेम होगा। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं, जब हम एथिक्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो पर्सनालिटी डिफरेंसेस पढ़ते हैं, है ना, व्यक्तिगत भिन्नताएं पढ़ते हैं। तो वही बोला गया है कि अनेकता का प्रबंधन, ये जो अलग अलग तरीके के जो व्यक्तित्व हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग इनकी थिंकिंग है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है, इनको एक तरीके से एक साथ कैसे लेके चला जाए ताकि हमारा पूरा जो बिजनेस है या हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो साथ में चल सके। तो वही बोला गया है कि जो अनेकताएं हैं, हर जगह बहुत अनेकताएं हैं, है ना, बहुत विभिन्नताएं हैं, बहुत डिफरेंसेज हैं, उनका कैसे मैनेज किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, उनका कैसे प्रबंधन किया जाए। एवं प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, जन प्रबंधन के अवसर एवं चुनौतियां। प्रशासन क्या होता है, जन प्रबंधन, इनके कौन कौन से ऐसे अवसर, जन को मतलब जो जनता है उनका कैसे प्रबंध किया जाए, कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं इनको प्रबंध मैनेज करने के लिए। ठीक है, और आपदा प्रबंधन अलग से, हालांकि आपदा प्रबंधन जब हम ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ेंगे वहां पे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे स्पेशली अलग से दिया गया है आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपदा प्रबंधन की डेफिनेशन, क्यों आपदा प्रबंधन, किस कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस तरीके से इनका समाधान किया जा सकता है, आपदा आने के पूर्व कौन कौन सी ऐसे समाधान होने चाहिए, आने के बाद में कौन कौन से समाधान होने चाहिए, ये सारी चीजें लिखनी है। तो अगर मैं थर्ड यूनिट की बात करूं, कौन कौन से शब्द के आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। पहला है मानव संसाधन प्रबंधन, दूसरा है वित्त प्रबंधन या वित्तीय प्रबंधन, ठीक है, तीसरा है लोक प्रशासन, चौथा है तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना, चौथा। पांचवा है विवाद प्रबंधन, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, थर्ड यूनिट के लिए जो आपको डेफिनेशन रेडी रखना है, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, लोक प्रशासन, तनाव प्रबंधन, विवाद प्रबंधन, बहुलता या अनेकता। ठीक है, नेक्स्ट है बहुलता या अनेकता, या फिर आई थिंक इंग्लिश में इसको डाइवर्सिटी बोलेंगे, विविधता, है ना। फिर उसके बाद जन प्रबंधन, ठीक है, जन प्रबंधन और आपदा प्रबंधन। ठीक है, ये शब्द हो गए हमारे थर्ड यूनिट के। उसके बाद फोर्थ यूनिट है समग्र व्यक्तित्व एवं प्रबंधन, यानी कि पूरी पर्सनालिटी का कैसे विकास होता है, समग्र व्यक्तित्व विकास। ठीक है, समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास। देखो, राष्ट्र में कौन कौन आते हैं, राष्ट्र का विकास कब तक नहीं होगा
जब तक राष्ट्र के जो अंदर जितने भी तत्व हैं उनका विकास नहीं होगा। राष्ट्र के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं जन यानी जनता, हम जैसे जो आप और हम जैसे लोग होते हैं, राष्ट्र के अंदर भूमि आती है, राष्ट्र के अंदर सरकार आती है, और योजनाएं या फिर राष्ट्र के मतलब सरकार की जो योजनाएं या फिर कार्य होते हैं, ठीक है। तो जब तक जनता का विकास नहीं होगा, जनता जब तक गरीबी भुखमरी और जब तक डिजिटल इंडिया की तरफ नहीं बढ़ेगी, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी से निपटारा नहीं पाएगी, जब तक जनता शिक्षित जागरूक नहीं होगी, तब तक राष्ट्र का विकास आई थिंक इम्पॉसिबल है, ठीक है। भूमि, सरकार और सरकार की योजनाएं, इन सभी को सम्मिलित करते हुए किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। तो जब तक एक व्यक्तित्व मतलब समग्र व्यक्तित्व, कोई भी पर्सनैलिटी है, उसको समग्र रूप से एक पूर्ण तरीके से जब तक उसका विकास नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास नहीं होगा। तो हमको पढ़ना यह है कि आखिर समग्र व्यक्तित्व क्या होता है, दूसरा राष्ट्रीय विकास क्या है, समग्र व्यक्तित्व का राष्ट्रीय विकास में क्या महत्व है, समग्र व्यक्तित्व को राष्ट्रीय विकास से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो ये दोनों डायमेंशन आपको एक एक दूसरे से क्या करता है, कोरिलेट करके आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक। एक व्यक्ति है, एक पर्सनालिटी है, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ऐसे कौन कौन से घटक है या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, आखिर इसको विकास के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए। जब हम यूनिट फर्स्ट हिस्ट्री का पढ़ते हैं तो मैंने बोला कि इसको हम कई तरीके से काम में ला सकते हैं। यूनिट फर्स्ट सॉरी पेपर वन का पार्ट ए की यूनिट फर्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सामाजिक हिस्ट्री में, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और तकनीकी, क्या हो गया, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तकनीकी, ठीक है। सामाजिक मतलब जो भी, चलो, सामाजिक मतलब शिक्षा इसके अंदर होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, छुआछूत इन सब से ये ऊपर उठ के होना चाहिए। आर्थिक, इसके पास अपनी रोजगार, कोई पर्टिकुलर रोजगार बिजनेस या फिर कोई जॉब होनी चाहिए कि ये अपने और अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण कर सके। तीसरा सांस्कृतिक, यानी इसकी रिच कल्चर, कोई अच्छी वैल्यूज होनी चाहिए, कल्चरल वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल, इसको इतनी स्किल एटलीस्ट आनी चाहिए कि अच्छे से प्रॉपर अपने कार्य को कर सके। डिजिटल इंडिया में जैसे कि हम कैशलेस इंडिया की बात करते हैं, तो डिजिटली इतना शिक्षित होना चाहिए कि सरकार की योजनाओं को समझ सके, सरकार की योजनाओं को प्रबंध कर सके, मैनेज कर सके और उसकी योजनाओं का लाभ उठा पाए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या है कि व्यक्तित्व के विकास के कौन कौन से ऐसे विभिन्न घटक है। तो हम जब भी घटक पढ़ेंगे, आप जिस भी बुक से पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक है, तकनीकी और कई ऐसे घटक पढ़ोगे। इतने ही मुझे अभी याद आ रहे हैं, ठीक है। फिर सफलता की अवधारणा, सबसे पहले सफलता क्या होती है और उसके कौन कौन से कंसेप्ट हैं। तो अलग से कंसेप्ट आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सफलता की अवधारणा, अब जैसे आप लोग जब पूछते हो ना राजीव सर से कि एडिटोरियल को, क्या सभी एडिटोरियल्स को पढ़ना है, जैसे जब भी एडिटोरियल हम देते हैं ना, आप देखोगे कई एडिटोरियल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ऐसे दे देता है सफलता क्या है, ठीक है। अभी आपने कभी देखा होगा, या फिर ऊर्जावान सुबह, या फिर ऊर्जा करके दे देते हैं, है ना, या फिर हरियाली, कुछ ऐसे करके देते हैं। तो इस टाइप के जब भी कंसेप्चुअल या फिर एक बोल सकते हैं फिलोसफिकल जब भी एडिटोरियल हमको देखने को मिले, तो हमको उसको नोट नहीं करना है। हर चीज हम नोट नहीं करते हैं, लेकिन जब भी आप मान लो सफलता के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक मिनट, सफलता के बारे में आपको, आपने कोई एडिटोरियल देखा, आपका वो जितने भी पेज का है या फिर एक पेज का, उस एडिटोरियल को आपने पढ़ लिया। अगर कभी एक दो लाइन उसके बीच में कोई ऐसा कोटेशन दिया हुआ है या फिर एक दो लाइन एज अ पोयम दिया हुआ है, कुछ अच्छा सा दिया हुआ, आपने नोट भी कर लिया। लेकिन जैसे आपने पढ़ा और नोट नहीं भी किया, बट आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है पॉइंट, एक मिनट, सफलता और सफलता की अवधारणा। तो सफलता के बारे में आपने अगर अपने नोट से नहीं भी पढ़ा होगा, बहुत सारी नई चीजें आप उस एडिटोरियल के थ्रू अपने कॉपी में आप लिख सकोगे, या फिर अपने आंसर की कॉपी में या फिर अपने नोट्स में आप नई नई चीजें मतलब ऐड कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो। इसीलिए एडिटोरियल हमको दो तीन टाइप्स के, एक तो टेक्निकल एडिटोरियल जैसे कि इकोनॉमिक्स के बारे में,
या फिर पॉलिटी के बारे में, तो उसमें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, फैक्चुअल भी कंसेप्चुअल भी, वो नोट करो। दूसरी कुछ इस तरीके की होती है, जैसे सफलता से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित, सकारात्मक ऊर्जा से संबंधित, हैप्पीनेस या खुशी से संबंधित। तो इन तरीके के एडिटोरियल को सिर्फ 5 मिनट देके सिर्फ पढ़ लो। तो इस बार का सिलेबस ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हमारे न्यूज़पेपर से कवर होने वाली हैं। तो एडिटोरियल्स और न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी हमको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। फिर सफलता प्राप्त करने में बाधाएं। अब सोचो उस टाइप का जो एडिटोरियल जो मैंने बोला है, अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे बाधाओं के बारे में भी बताया जाता है। सफलता प्राप्त करने में ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं, कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, ठीक है। सफलता के लिए कौन कौन से जिम्मेदार कारक होते हैं, ठीक है। यही सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन आपको कौन कौन सी लिखनी है, तो समग्र व्यक्तित्व, ठीक है, पहला है समग्र व्यक्तित्व। और सेकंड है राष्ट्रीय विकास, डेफिनेशन। राष्ट्रीय विकास यानी नेशन डेवलपमेंट, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंग्लिश में शायद यही बोलते होंगे, नेशन डेवलपमेंट। फर्स्ट है समग्र व्यक्तित्व, अब इसको क्या बोलेंगे, समग्र व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, अब जैसा भी देख लेना इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। फिर दूसरा तीसरा है सफलता, ठीक है, सक्सेस क्या होता है, सफलता। ये तीन आपको डेफिनेशन पेपर यूनिट 4 में आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा अभी और बचा है, ठीक है। असफलता से सीखना, ये जो पूरा यूनिट 4 है ना, ये देखो मतलब कि राष्ट्रीय विकास क्या है, सफलता क्या है, कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं, जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं सफलता में, असफलता से हम क्या क्या सीखते हैं। तो देखो ये कंसेप्चुअल सारे टॉपिक हैं। मतलब ऐसा है कि अगर हमने अपने नोट से नहीं भी पढ़ा, तो क्या हम नहीं बता सकते हैं कि हम अपने असफलताओं से क्या सीखते हैं। क्या हम नहीं बता सकते हैं कि सफलताओं में कौन कौन सी चुनौतियां या कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, कौन कौन से ऐसे जिम्मेदार कारक होते हैं हमारी सफलताओं के बीच में, है ना, हमारी और हमारी सफलता के बीच में। तो ऐसा ये वाला यूनिट ऐसा है कि अगर हम कम भी पढ़ें, पर अगर लिखने की स्किल अच्छी है, कुछ अलग से न्यूज़पेपर से हम अपने कुछ कट कॉपी पेस्ट करके, मतलब कुछ अच्छा सा हम इंक्लूड कर दें न्यूज़पेपर से, तो हम अपने इस वाले यूनिट को कम टाइम देके बहुत ही अच्छा हम रिच कंटेंट दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ ये पूरे 5 के पांचों यूनिट उद्यमिता वाला, अगर थोड़ा सा भी हमने अलग से मेहनत कर ली तो बाकियों से हम अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो असफलता से आखिर हम क्या क्या सीखते हैं। असफलताओं को मूल्यवान अंतर्दृष्टि और निरंतर सुधार के अवसर के रूप में स्वीकारना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें जब भी असफलता मिलती, हम सोचते हैं हमारा सब कुछ चला गया, 2024 का प्री अगर नहीं निकला। तो कई तरीके के बच्चे हैं, एक होते हैं पॉजिटिव सोचने वाले बच्चे जो हमेशा होपफुल होते हैं, और एक निगेटिव सोचने वाले बच्चे। निगेटिव सोचने वाला बच्चा सोचेगा कि अरे हमारे मतलब अच्छा सा एक चांस था, गोल्डन चांस था, बट निकल गया। पॉजिटिव सोचने वाला बच्चा ये सोचेगा कि भाई ठीक है, 110 पोस्ट थी ना, टाइम भी कम था, नया सिलेबस है, कैसा पेपर आएगा, कैसे पूछने वाले का दिमाग है, कैसे मतलब एग्जाम बनाने वाले का माइंड है, हम अभी रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 110 सीट थी, ज्यादा दिन नहीं है, 6 से 7 महीने बाद ही नया एग्जाम होगा, प्रीलिम्स होगा। अभी हम मेंस पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमारा प्रीलिम्स निकल भी जाता तो मेंस में हम वापस से मतलब धक्का खा रहे होते। तो कोई बात नहीं, हम 4 से 5 महीने अच्छे से मेंस पढ़ेंगे, जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम प्रीलिम्स की ओर बढ़ेंगे, तब तक हमारा मेंस भी हो चुका होगा ऑलमोस्ट। प्रीलिम्स भी हम अच्छे से प्रिपेयर कर चुके होंगे, कंसेप्ट के साथ डिटेल में पढ़ के, चूंकि हम मेंस पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स भी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा, मतलब जैसे ही हम प्रीलिम्स दे के आएंगे, तो हम इतने श्योर होंगे कि हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा। फिर जितने भी दिन बचेंगे, 3 से 4 महीने, उसमें हम रिवाइज करेंगे, जो हमारे नोट्स बन चुके होंगे हम उनको पढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के ये वाले बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एनी हाउ हमें फाइनल लिस्ट में नाम लाना है, 2024 में ना सही 2025 में, ठीक है। तो हमें असफलताओं से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, और इसको हम अवसर के रूप में देखना चाहिए कि 24 में ना सही 25 हमारे लिए नया अवसर है, वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमें असफलताएं हमें सिखाती हैं, ठीक है। फिर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे होता है। देखो योजनाएं सरकार बनाती है, लाडली लक्ष्मी योजना करके, या फिर लाडली बहना योजना, ये योजना सरकार ने बना दी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, हमारा जो लोक प्रशासन है वो क्रियान्वयन करता है, ठीक है। तो सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए, सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को, या फिर जितनी भी पॉलिसीज है उनको क्रियान्वित करना, ठीक है। कि सरकार ने योजनाएं तो बना दी हैं, लेकिन इनको सफलतम तरीके से कैसे लागू किया जाए, उसके लिए कौन कौन सी ऐसी कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं। फिर निम्नांकित मुद्दों से, निम्नांकित मुद्दों मतलब ये नीचे जो भी दिया हुआ है, ठीक है, संबंधित तथ्य और दृष्टिकोण, कौन कौन से निम्नांकित मुद्दे हैं। एक तो नागरिक बोध, फिर संस्था के प्रति निष्ठा, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है उसके प्रति हमें कितनी लॉयल्टी होनी चाहिए, हमारे अंदर क्या निष्ठा होता है।
मतदाता जागरूकता कार्यक्रम क्या होता है, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे सब टॉपिक्स दिए गए हैं। यातायात प्रबंधन क्या होता है, नशाखोरी की प्रवृत्ति। अब सोचो आप, नशाखोरी की प्रवृत्ति, यातायात प्रबंधन, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, ये सभी आप एडिटोरियल उठा के देख लो, कहीं ना कहीं दिया होगा अच्छे से। अगर आपने एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दिया ना, आपके, मैं बता रही हूँ, फोर्थ पेपर का ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा, उद्यमिता का जो कोर वाला पोर्शन है फर्स्ट और सेकंड यूनिट को छोड़ के, है ना। फिर खाद्य पदार्थों में मिलावट, आए दिन एडिटोरियल्स निकलते रहते हैं, ये न्यूज़पेपर में इसके बारे में आए दिन निकलता रहता है कुछ ना कुछ। नाइट कल्चर के बारे में कई बार बहुत ही अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स आए हुए हैं। मूल्य आधारित जीवन एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम, मूल्य आधारित जीवन यानी कि हमारा जो लाइफ है उसमें वो कई वैल्यूज पे डिपेंड करता है ना, हमारी अलग अलग एथिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब इस वाले यूनिट में, पेपर यूनिट 4 में मैंने 4 शब्द बताए थे, समग्र व्यक्तित्व, राष्ट्रीय विकास एवं सफलता, 3 शब्द। अब आगे आप लोगों को कौन कौन सी डेफिनेशन लिखनी है, 1 मिनट। हाँ, नागरिक बोध क्या है, ठीक है, डेफिनेशन आपको आना चाहिए, नागरिक बोध। फिर मतदान जागरूकता कार्यक्रम क्या है, मतदान जागरूकता कार्यक्रम, यातायात प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद नाइट कल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सुंदर। नाइट कल्चर क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन, अगर डायमेंशन की बात करूं तो नाइट कल्चर की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, क्यों आखिर युवा वर्ग नाइट कल्चर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है या फिर आकर्षित हो रहा है, क्या नाइट कल्चर के कौन कौन से निगेटिव इम्पैक्ट या निगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं हमारे समाज में, क्यों हमारा समाज विकृत हो रहा है, ठीक है। तो नाइट कल्चर के कुछ ये डायमेंशन होंगे, है ना, नाइट कल्चर की आपको अच्छे से डेफिनेशन, है ना। और जागरूकता कार्यक्रम, विधिक जागरूकता कार्यक्रम, ठीक है। तो ये कुछ मैंने शब्द बता दिए हैं। फिर जो पेपर यूनिट 5 है, केस स्टडी, जो ऊपर की चारों यूनिट्स हैं, ऊपर की जितनी भी चारों यूनिट्स हैं उन्हीं पे आधारित केस स्टडी आएगी और उसी को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा आपका उद्यमिता का मैंने सिलेबस डिकोड कर दिया है। और जो मैंने बोला है कि आपको डेफिनेशन पे काम करना है, 25 को चेक होगा, ठीक है। अगर आप मेरी बातों को समझते गए, उसे फॉलो करते गए, आपको समझ भी नहीं आएगा किस तरीके से आपके एक एक पेपर के एक एक पार्ट कंप्लीट हो गए, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। डेफिनेशन जब आपके पास रेडी रहेंगे, वो भी पर्टिकुलर किसी अच्छे पर्सनालिटी के द्वारा, जब भी आंसर लिखने बैठोगे ना, तो आपको मतलब एकदम झिझक ही नहीं होगी कि हम शुरुआत कहाँ से करें। और हर किसी क्वेश्चन में हमको डेफिनेशन नहीं लिखना है, वो जब हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे तो मैं बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इस पूरे सेशन से काफी मजा आया हो और हेल्पफुल रहा हो। आप लोग रिव्यू दे सकते हो, क्योंकि जब भी पॉजिटिव रिव्यू आता है तो काफी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का मन करता है। एनीवेज, और देखते हैं बाकी कुछ नोट्स अगर हूँ, देखते हैं, 1 मिनट पहले मैं टाइम देख लूँ। एक मिनट, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप कर देती हूँ, 1 मिनट।